गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज चैप्टर नंबर 15 में हम नाइट्रोजन चक्र के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने ऑक्सीजन और कार्बन चक्र के विषय में पढ़ा था। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र है जिसमें नाइट्रोजन गैस पहले वायुमंडल में प्रेजेंट है। ये तो आप जानते ही हो कि 78% गैस नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायुमंडल में प्रेजेंट है और उस नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के बाद फिर से वो नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है। वो एक साइकिल चलता है जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। जीव मंडल में नाइट्रोजन का महत्व सभी प्रकार के जीवों के लिए होता है। पेड़ पौधे तथा जीवों के विकास के लिए नाइट्रोजन की यौगिक रूप में आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में प्रेजेंट होती है उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, पहले उसका यौगीकरण होता है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का पौधे तथा जंतुओं के लिए यौगिकों के में परिवर्तन तथा इन नाइट्रोजन यौगिकों के विखंडन एवं विघटन के बाद पुनः नाइट्रोजन गैस में वायुमंडल में प्रवेश की प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। पहले यूज़ की जाती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, फिर यूज़ करने के बाद फिर उसका जो विघटन होता है, विखंडन होता है, उसके बाद फिर से वो नाइट्रोजन गैस में बदलती है और फिर वो वायुमंडल में चली जाती है। यद्यपि वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 78% है लगभग, परंतु जीवित जीव इसका प्रत्यक्ष उपभोग नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि में महत्वपूर्ण घटक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है उसका पहले यौगीकरण होता है, वायुमंडलीय यौगीकरण, फिर जैव यौगीकरण भी होता है, औद्योगिक यौगीकरण भी होता है। इस तरह से जो क्रियाएं चलती हैं जीवों के द्वारा और वायुमंडल के द्वारा, उससे नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है। यौगीकरण के बाद नाइट्रेट यौगिक फिर जीव जंतुओं के द्वारा उसको प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं उनका विखंडन होता है और उसके बाद जब मरने के बाद विखंडन होता है, हर विघटन होता है और फिर वो उससे नाइट्रोजन का डीनाइट्रीकरण होता है, जिससे फिर वापस नाइट्रोजन गैस बनती है, वो वायुमंडल में चली जाती है। इसको हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन का यौगीकरण कुछ मृदा जीवाणु व नील हरित शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, विशिष्ट प्रकार के जीव ही नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गैसीय रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जीव जंतु उसे डायरेक्ट यूज नहीं करते, लेकिन कुछ जीव है जो मिट्टी में पाए जाते हैं और जो नील हरित शैवाल है वो इसको गैस रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा ही प्रयोग लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, अर्थात जीव ग्रहण करते हैं। मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया व संबंधित पेड़ों की जड़ों वाली मृदा स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि वो पेड़ पौधे जब फिर से दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसको फिर से डीनाइट्रीकरण होता है, फिर नाइट्रोजन उसमें निकलती है। ये नाइट्रोजन वायुमंडल में विद्यमान होते हैं और जो कॉस्मिक रेडिएशन होती है और बिजली चमकती है उससे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका यौगीकरण होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का यौगीकरण जीव जंतु भी करते हैं और इसके साथ साथ वायुमंडल के द्वारा भी होता है। वायुमंडल में जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। महासागरों में कुछ जीव भी इसका यौगीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें नाइट्रोजन का समांगीकरण होता है और जिसका कुछ भाग शाकाहारी जीव जंतु भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे खाते हैं तो उनमें भी चला जाता है। फिर मृत पौधे और जानवर नाइट्रोजनी अपशिष्ट, यानी उसके अंदर जो भाग गया होता है वो एक तरह से नाइट्रोजनी वेस्ट बन जाता है, अवशिष्ट बन जाता है, क्योंकि वो मर चुके हैं। और मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्राइट में इसको परिवर्तित कर देते हैं। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्षमता कुछ जीवाणुओं में होती है
साथ ही हरे पौधे द्वारा पुण्य नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाता है। इस नाइट्रेट को पुण्य नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की भी क्षमता की कुछ ही जीवाणुओं में होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीनाइट्रीकरण। जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया जाता है, फिर नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन में किया जाता है, ये भी क्षमता कुछ ही जीवाणुओं में होती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रीकरण। तो इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र चलता है। देखो अब हमने पढ़ा कार्बन चक्र, फिर ऑक्सीजन चक्र, अब नाइट्रोजन चक्र भी पढ़ा। इस तरह से जल चक्र भी होता है, शायद उसके विषय में मैंने आपको कल तो नहीं बताया था, आज बताती हूँ। जैसे वायुमंडल का जो जल है, यानी धरातल का जो जल है, वो वायुमंडल से प्राप्त होता है। कैसे? जैसे वर्षा आती है, लेकिन वापस वो वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से फिर से धरती के ऊपर आता है, ये प्रक्रिया चलती है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। जब धरातल के जल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें पड़ने से वो जल वाष्पीकृत होता है, जो हमने वर्षा वाले लेसन में भी किया था, जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं, वो वाटर साइकिल ही होता है। और जब वाष्पीकृत होने के बाद क्लाउड्स बन जाते हैं, बादलों का रूप धारण कर लेता है और वहां पर संघनीकरण की क्रिया होती है, वापस वो जो वाष्पीकृत जल है, जल वाष्प है, वो वापस जल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में पृथ्वी के ऊपर फिर से धरातली जल में मिल जाते हैं। तो एक वाटर साइकिल बन जाता है। जल का वाष्पीकृत होना और संघनीकरण के बाद वापस वर्षा का जल धरातल पर बहना, झीलों और तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में जाना, उसे हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया और संघनीकरण की प्रक्रिया दोनों मिलकर वाटर साइकिल बनाती हैं। और इसी तरह से ये अन्य खनिज चक्र भी होता है, जैसे अलग अलग खनिज पाए जाते हैं धरती के ऊपर और वो उनका भी एक चक्र चलता है। वो कैसे होता है? उपरोक्त गैसों के अतिरिक्त जैव मंडल में कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जो पौधों और जीवों को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। ये खनिज पदार्थ प्राथमिक स्तर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटाशियम आदि। ये खनिज पदार्थ समुद्री जल, नदियों, झीलों और घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां बहकर आती हैं पर्वतों से और अपने साथ कई प्रकार की चीजें लेकर आती हैं। इसके साथ साथ जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनको भी बीच में घोल कर लेकर आती हैं। जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। बाद में जब नदियां उनके ऊपर जाती हैं तो ये समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, नदियों में भी, झीलों में भी और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। जल चक्र में सम्मिलित हो जाने पर घुलनशील लवण अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंचते हैं। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में जो चैप्टर थे, कि किस तरह से अपक्षय होता है और किस तरह से जो खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं बाद में वो नदियां अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और नदियां जब समुद्र में गिरती हैं वही सब चीजें समुद्रों में भी मिल जाती हैं। और जब कुछ अन्य खनिज तलछट पर के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा चक्र में भाग लेते हैं, सभी जीव अपने खनिजों की आवश्यकता की पूर्ति अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से प्राप्त करते हैं। पौधों और प्राणियों को खाकर ही कुछ जंतु इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। जीवधारियों के मरने के बाद क्या होता है, जब सारे जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाते हैं तो ये मिट्टी व जल में ये खनिज प्रभावित और अपघटित होते हैं। ये आप जानते हो कि जैसे मृतक शरीर है उसको जो जब मिट्टी में मिल जाते हैं पेड़ पौधे या जीव जंतु, तो उससे ये या तो जल में चले जाते हैं क्योंकि नदियां बहती हैं पानी के साथ, या फिर जो भी जीव जंतु जल में रहते हैं उनके मरने से भी, और इस तरह से ये जल में और मिट्टी में प्रभावित और अपघटित हो जाते हैं। इस तरह से ये खनिज चक्र चलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी संतुलन। जैसे अभी हमने पढ़ा पारिस्थितिकी विषय में किस तरह से अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं और किस तरह से कार्बन का चक्र चलाते हैं, जल का चक्र चलाते हैं। इस तरह से
और इसका एक संतुलन बना हुआ है। जैसे नाइट्रोजन चक्र आपने पढ़ा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन यूज हो जाती है किसके द्वारा? जीव जंतुओं के द्वारा। जीव जंतु और पेड़ पौधे उसका यौगीकरण होता है, उसका यूज करते हैं और वापस फिर नाइट्रोजन गैस में उसे चेंज कर देते हैं। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी इस्तेमाल जीवों के द्वारा होता, पेड़ पौधों के द्वारा होता है। फिर जीव जंतु उन पेड़ पौधों को खाते हैं और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं श्वास के द्वारा। और इसके साथ ऑक्सीजन चक्र भी है। ऑक्सीजन मैंने बताया था, ऑक्साइड बनते हैं, कई प्रकार के खनिज ऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का यूज हम भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक चक्र चल रहा है। इसके लिए जीवों का होना बहुत जरूरी है। यदि ये जीव नहीं होंगे तो क्या होगा? ये सब कुछ जितने भी चक्र है, गैसों के चक्र है, ये भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। और जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो उस तरह से जो जीवों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े जो जंतु खा रहा है, जब वो जंतु ही नहीं रहेगा तो जहरीले कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पृथ्वी के ऊपर पाए जाएंगे, जिसके साथ मनुष्य का जीवन जो है मुश्किल में आ जाएगा। मनुष्य का जीवन समाप्त भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सब चीजें एक पर्यावरण संतुलन बना रही हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। क्योंकि ये चेन जो बनी हुई है, चाहे वो फूड चेन है, चाहे वो कार्बन साइकिल है, चाहे ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, और इसके अलावा हमने मिनरल साइकिल और वाटर साइकिल पढ़ा है। ये सब जो जितने भी साइकिल हैं ये भी सही ढंग से चलने चाहिए, जिसके अंदर जीवों का और पेड़ पौधों का रोल है। और ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाते हैं। जीवधारियों की स्थायी विविधता रहने पर किसी भी पारतंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था को पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। देखिए, एक टिपिकल लैंग्वेज में बताया है, जिसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जिस तरह से ये पारतंत्र है, इसमें सभी जीव रहने के लिए रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, और इस तरह से वो एक संतुलन बना के रखते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। प्राकृतिक अनुक्रम में क्रमशः परिवर्तन होते हैं, जो परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में होता है। प्रजातियों की संख्या का संतुलन प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा और आपसी सहयोग से होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कुछ प्रजातियों के जीवित रहने के लिए आपसी संघर्ष से पर्यावरण संतुलन बना रहता है, क्योंकि कुछ प्रजातियां अपने भोजन और जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए घास के मैदानों में शाकाहारी जंतु हिरण, ज़ेब्रा एवं भैंस आदि अधिक संख्या में होते हैं, जो मांसाहारी जंतु बाघ, शेर आदि द्वारा नियंत्रण होते हैं। ठीक है, ये जानते हो आप, क्योंकि ये शेर है, बाघ है, क्या खाता है? इन्हीं जानवरों को खाता है जो शाकाहारी होते हैं। एक तरह से इनकी संख्या नियंत्रित हो रही है, क्योंकि मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं के शिकार पर निर्भर करते हैं। स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करके वनों की प्रारंभिक प्रजातियों के वितरण में परिवर्तन कारण पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में परिवर्तन होता जा रहा है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थान बदल बदल कर कृषि करना। मनुष्य को जब लगता है कि एक स्थान पर जो मिट्टी है वो अब कृषि करने लायक नहीं है, उसमें मिनरल्स कम हो रहे हैं, उपजाऊपन कम हो रहा है, तो वो दूसरे स्थान पर चला जाता है, वहां पर वनों को साफ करता है और वहां जाकर कृषि करता है। स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और इस कृषि के साथ क्या होता है? वनों को साफ किया जाता है। इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो जातियां हैं वो खत्म हो रही हैं। इसके साथ संतुलन में भी परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के कारण प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर द्वितीयक वन प्रजातियां जैसे घास, बांस, चीड़ आदि के पेड़ उगते हैं, और इससे प्रारंभिक वनों की संरचना में परिवर्तन आता है, जिसे अनुक्रमण कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी असंतुलन भी हो जाता है। जब जैव मंडल में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया के असंतुलन से समस्त जीवों एवं वनस्पतियों की क्रिया विधियों में संतुलन बिगड़ने लगता है, तो उसे हम
पारिस्थितिकी असंतुलन कहते हैं। इससे समस्त जीवों का अंतर संबंध बिगड़ने लगता है। वनों की कटाई एवं मिट्टी का कटाव इससे प्रमुख कारण है, जिसके कारण मनुष्य जो है अपना हस्तक्षेप कराए साल बदल बदल कृषि करता है, वनों को काटता है, वनों को जलाता है और शिकार करता है, कई प्रकार के जीव जंतुओं का भी शिकार करता है। उससे पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है मानव जनित, जिसमें क्या बताया गया है कि मानव हस्तक्षेप के कारण प्राय पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जिससे दूसरे अनुक्रमण का भंगम होता है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा संसाधनों के दोहन से भी पारिस्थितिकी की व्यापक क्षति होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इससे पर्यावरण का वास्तविक स्वरूप लगभग नष्ट हो जाता है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बताया था कि जो मनुष्य है स्थान बदल बदल भी कृषि करता है, उद्योग भी लगाता है और अपने जो मनोरंजन के लिए शिकार भी करता है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी शिकार करता है। इस तरह से कई प्रकार के जीव जंतुओं का शिकार हो जाता है, कई जातियां खत्म होती जा रही हैं और जो प्रदूषण बढ़ रहा है और पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। और पेड़ पौधे क्या है? जो जीव जंतु हैं उनका घर है। जब किसी को घर से ही निकाल दिया जाता है तो उसका जीवन नहीं रहता। इसी वजह से भी जो जीव जंतु हैं वो कम होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों का नाश होने से जो जंगली जीव जंतु हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ये मानव हस्तक्षेप है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, टिपिकल लैंग्वेज में लिखना जरूरी नहीं है। इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक जो विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, जैसे अभी आप ये आपदाएं देख भी रहे हो, आपके सामने भी एक आपदा आई हुई है ना, जिसे कोरोना कहा जाता है। तो वो कोरोना के साथ भी बहुत सारा जो प्रजातियां हैं उनको, जैसे मनुष्य के ऊपर बहुत इसका प्रभाव पड़ा है। इसी तरह से सूखा जब पड़ता है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है, बीमारियां हैं एवं जलवायु संबंधी परिवर्तन है, ये भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और इसके साथ भी प्राकृतिक असंतुलन होता है, क्योंकि कई प्रकार की जातियां भी नष्ट हो जाती हैं इस दौरान। और ये प्राकृतिक आपदाएं किस कारण होती हैं? मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा होती है। जब मनुष्य पेड़ काट देता है तो सूखा पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती। ठीक है। और पेड़ जो होते हैं वो भी मिट्टी के ऊपर पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं, क्योंकि वो उनकी जड़ें काफी दूर से पानी को खींच लेती हैं, तो वहां पर नमी बनी रहती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता। और पेड़ पौधे बाढ़ को भी रोकते हैं, क्योंकि पानी की तेज बहते हुए पानी को पेड़ पौधे रोक लेते हैं। तो पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। सूखा भी पड़ जाता है, उससे बाढ़ भी आ जाती है, भूकंप भी आता है, कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये सारी आपदाएं बन जाती हैं, क्योंकि ये सारी मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा ही होती हैं और इससे पर्यावरण असंतुलन होता है। नई प्रजातियों का आगमन, प्राणी प्रजाति के स्थान पर नई प्रजातियों का आगमन होता है, जैसे वनस्पति और जीवों में सहसंबंध नहीं रह पाता, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है। विशेष आवास स्थलों में वनस्पति और जंतुओं के अंतर संबंध स्थापित रहता है। निश्चित स्थानों पर जीवों की विविधता पर्यावरणीय कारकों का संकेत है और इन कारकों के महत्व और उसकी समझ से ही परतंत्र संरक्षण और बचाव किया जा सकता है। अब आपने इस चैप्टर में बड़ी डिटेल से परतंत्र के विषय में पढ़ा है और किस तरह से पारिस्थितिकी संतुलन और संतुलन होता है उसके विषय में पढ़ा है। हमें इसके उपाय भी सोचने चाहिए कि क्या उपाय होने चाहिए। ये तो वैसे आपकी बुक में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पारिस्थितिकी संरक्षण किस तरह से किया जाता है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी।